नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। भागलपुर में जिस तरह से नई नई घोषणाएं हो रही हैं और भागलपुर के लोगों में एक उम्मीद जग रही कि अब शायद उनका भागलपुर वैसा पिछड़ा ना रहेगा जैसा कि अब तक रहा है। लेकिन इन घोषणाओं के पीछे एक सुगबुगाहट, एक चर्चा यह भी है कि ये कहीं छलावा तो नहीं है। जिस तरह से चुनाव के पहले, ठीक चुनाव के पहले भागलपुर में किसी ने मांग नहीं किया, लोग हार मान चुके थे कि यहाँ पे कोई एयरपोर्ट हवाई सर्विस शुरू नहीं हो रही, लेकिन अचानक खुद से डीएम साहब आए और डीएम साहब ने जमीन खोजना शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जमीन भी खत्म और हवाई अड्डे की बात भी खत्म हो गई। उसके बाद अचानक से हो गया कि कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दे दी कि भागलपुर में मेट्रो चला दिया जाए। अब जाकर आया है कि भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए फंड एलोकेट किया स्टेट कैबिनेट ने। तो इन सब के बीच जो शंका और एक जो चर्चा इस बात की है कि कहीं ये फिर भागलपुर के लोगों के लिए छलावा तो नहीं साबित होगा। इन्हीं मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड प्रोफेसर सुनील सिंह जी, जो सोशली काफी एक्टिव रहते हैं, शहर के मुद्दों पर और अन्य सामाजिक मुद्दों पर काफी मुखर होकर बोलते हैं, लिखते हैं सोशल मीडिया पे। आज प्रोफेसर सुनील सिंह जी हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब, बहुत 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 नमस्कार स्वागत है। चंदन जी, बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल में। और मैं आपके मौका क्या देना, ये तो आपका प्लेटफॉर्म है और हम सबको जो है चर्चा करनी इस पे रह के। आपको कैसा लग रहा है, इस तरह की इतनी घोषणाएं हो गई है कि लग रहा है कि बाप रे भागलपुर तब स्वर्ग बन जाएगा। मतलब मान लीजिए मैंने हवाई अड्डा, आपकी हवाई सेवा, मेट्रो, विक्रमशिला, आपको क्या लगता है? मैंने आपकी बातें सुनी और भागलपुर के लिए इस तरह के लतीफे अक्सर सुने जाते हैं। और मेरी भी आयु, आपको मैंने कहा रिटायर्ड हूँ, तो 65 साल उम्र हो गई तब मैं रिटायर्ड हूँ। तो 65 साल की आयु काफी होती है। पिछले ही साल लेकिन जिस रिटायर किया तरह हूँ, से उसमें बढ़ लेकिन तो लेकिन इस तरह के लतीफे सर, एक चीज आपको रोकना चाह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से आप एक्टिव रहते हैं, हर चीज पे जो है आप अपने विचार रखते हो, लगता नहीं कि आप रिटायर्ड हैं। जी आगे बोले आप। ये आप अब लोगों की शुभकामना है श्रीमान। तो मैंने कहा ये लतीफा है। तो अक्सर ये इस तरह की बातें भागलपुर के बारे में सोसेबाजी चलती ही रहती है। भागलपुर का दुर्भाग्य रहा। कभी कभी मैं मजाक में अपने मित्रों से बात करता हूँ कि ये जो अंग क्षेत्र है, आपका चैनल भी अंग के नाम से है, अंगवानी। तो ये अंग का क्षेत्र 6ठी शताब्दी बीसी में अजात शत्रु ने इसको जीत लिया था। और वो दिन है और आज का दिन है, ये मगध के अंदर में ही चला आया। और इसका ना अपना कोई इतिहास रहा, ना इसकी कोई अपनी इच्छा रही। जो थोपा गया, जो मिल गया, बस वो मिल गया। और आज भी यही स्थिति है। आजादी के बाद हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो इस क्षेत्र का है, अंग क्षेत्र का, दुर्भाग्य से वो इतना मजबूत ना रहा कि हम अपने हिस्सेदारी को लड़ के ले सके। और ये शहर, जो मैं समझता हूं कि दुनिया के अधिकांश शहरों से ज्यादा पुरातन है, प्राचीन है। 16 जनपदों का जब इतिहास रहा हो, तब भी आप इसकी चर्चा सुनते हैं अंग की, तो वो सारा का सारा कहीं विस्मृति में खो गया। और लोग भी भूल गए कि कभी इसका कोई इतिहास रहा होगा, गौरवशाली कोई परंपरा रही होगी। आप अभी देखें, आपने कुछ बातें की हवाई अड्डे की या विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की, मेट्रो की, तो हवाई अड्डे की। जी, जी, मेट्रो, तो हवाई मैंने अड्डा, आपको यूनिवर्सिटी। जी पहले मैं इस शहर के बारे में बता दूं कि ये शहर में दो ही चीज अभी तक धरातल पर उतरी। वो भी जिस समय श्री स्वर्गीय भागवत आजाद जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, उनके जमाने में ये, और मैं समझता हूँ कि उनका भी प्रयास था और बड़ा प्रयास था, जिसमें कि एक एनटीपीसी कहलगांव वजूद में आया। और दूसरा 2000 में विक्रमशिला पुल लालू प्रसाद जी ने उद्घाटन किया था, लेकिन वो भी कांग्रेस के जमाने में ही उसका अप्रूवल मिला था और वो उसका काम आरंभ हुआ था। तो इस दो कार्य के बाद जितने भी वादे हैं, वो वादे ही रह गए और वो कभी धरातल पर नहीं उतर पाया। यहाँ का सिल्क उद्योग, जो जो दुर्भाग्यपूर्ण दंगा हुआ था इस शहर में, उसके बाद से वो सिल्क उद्योग और बुनकरों की जो बदहाली आई, वो बदहाली बदस्तूर जारी है। कांग्रेस के ही जमाने में जो सिल्क उद्योग के लिए 2 स्पन सिल्क मिल यहाँ पर खोला गया था, एक मर्सराइज के लिए मिल था, वो दक्षिणी क्षेत्र में खुला था। वो दोनों बंद हो गए। आज
जो कोरियन चाइना धागा हम लोग कहते हैं बाहर से आता है, उसी तरह के, उसी क्वालिटी के या उससे बेहतर क्वालिटी के धागे यहाँ के स्पन सिल्क मिल में बनने की बात थी। और वो मशीन आज भी आप देखें तो सोने के जैसा चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो जो बंद हुआ तो बंद ही पड़ा हुआ है, किसी भी बुनकर को एक छटाक उससे धागा नहीं मिला। और इसका परिणाम ये हुआ कि पलायन हुआ यहाँ से बुनकरों का। पानीपत के इलाके में बुनकर गए और आज वहां का उद्योग, यदि वस्त्र उद्योग फल फूल रहा है तो वो भागलपुर के बुनकर जो पलायित बुनकर थे उनके वो जिजीप्सा है जो वहां का उन्होंने वस्त्र उद्योग को बेहतर बनाया। अब आप आइए, पहले हम एक तरफ से चलते हैं, कहलगांव की तरफ की ओर से विक्रमशिला विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय जहाँ है वहां पर प्राचीन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो 8वीं 9वीं शताब्दी में जब वो वजूद में आया, धर्मपाल के जमाने में, जो पाल वंश के बड़े प्रतापी सम्राट थे इस इलाके के, उस समय उन्होंने विक्रमशिला को स्थापित किया था। और विक्रमशिला के अलावा उनके पूर्वजों ने उदंतपुर स्थापित किया था, इसलिए कि नालंदा की स्थिति बहुत खराब थी। और एक और विश्वविद्यालय था जो बांग्लादेश में चला गया, नौगांव में। तो वो 2-3 विश्वविद्यालय थे। धर्मपाल इस मामले में बड़ा मजबूत व्यक्ति थे कि उन्होंने जब यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित की थी तो उस समय तक नालंदा अपने उतार पर था। और नालंदा उतार पर इसलिए था कि उस जस्ट 1 शताब्दी पहले जब नालंदा उन्होंने खोला तो एक डायनेस्टी थी बंगाल की ही, वो डायनेस्टी थी गौदास राजवंश एक था, जिनका कि हर्षवर्धन उस समय जो तत्कालीन वो नालंदा के छात्र भी थे, उनसे उनका कुछ झगड़ा चलता था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। तो हर्षवर्धन ने हालांकि फिर से उसको रिस्टोर करने की कोशिश की और बड़ा लाइब्रेरी जिसकी चर्चा होती है वो लाइब्रेरी उसी जमाने में बना, लेकिन वो अपना नालंदा अपनी पुरानी गरिमा को प्राप्त नहीं कर सका। और धर्मपाल तक आते आते 100 वर्षों में जब हर्षवर्धन का भी साम्राज्य खत्म हो गया तो उसको कोई इंडोमेंट के लिए, मैंने कोई कहीं से दान दक्षिणा, कोई किसी राजवंश का उसको संरक्षण नहीं था और स्थानीय तौर पर ही वो चल पा रहा था, तो वो इस बहुत खराब स्थिति में आ गई थी। और उसी को देखते हुए धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की। और विक्रमशिला उस समय सबसे मजबूत, कहा जाता है कि अगले आने वाले 100 वर्षों से 1 शताब्दी तक नालंदा को विक्रमशिला विश्वविद्यालय पालता रहा। जी बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य, प्रोफेसर आपको रोकना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, एक चीज मतलब हमने जो सुन रखा, हो सकता है गलत हो, ये कहा जाता है कि विक्रमशिला ही कंट्रोल करता था नालंदा यूनिवर्सिटी को, ऐसा कुछ है क्या? नालंदा को ही नहीं, आपको मैंने कहा कि नौगांव और राजशाही में भी 2 पहले से थे विश्वविद्यालय। राजशाही के तरफ महत्वपूर्ण थे, सोमपुरा एक जगह था और जगदल दूसरा जगह था, जिसको कि नौगांव अभी राजशाही 2 बांग्लादेश में चला गया। उदंतपुर और नालंदा, इस सारे विश्वविद्यालय को विक्रमशिला कंट्रोल कर रहा था। विक्रमशिला से ये चल रहे थे। और उस समय धर्मपाल ने एक अच्छी व्यवस्था की थी कि जितने विद्वान थे वो एक दूसरे, जैसे आज के जमाने में विजिटिंग प्रोफेसर की जो एक व्यवस्था होती है, वो उस जमाने भी उसने कायम कर रखा था। अच्छे टीचर एक दूसरे जगह जाते थे, तो विक्रमशिला उसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह था। और मजेदार बात क्या है कि वो भागलपुर के ही एक अतीश दीपांकर जो उसके कुलपति भी थे और कहा जाता है द्वारपाल थे, जो परीक्षा लेते थे छात्रों की, तो वो व्यक्ति पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जितने भी देश में आज आप बुद्धिज्म देख रहे हैं वो उनका फैलाया हुआ बुद्धिज्म है। अच्छा। और एक वज्रयान और तांत्रिक कल्ट का वो आज तक का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है, शिक्षा का माना गया था उस समय के तत्कालीन इसमें। जो तिब्बत में आप देख रहे हैं जो धर्म आज भी प्रचलित है, वो वज्रयान का बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है जो विक्रमशिला से चला। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि 2010 में जब यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को चिन्हित करने का काम चल रहा था, तो बुद्धिस्ट साइट की भी बात हुई। तो एक बुद्धिस्ट सर्किट 2010 में कायम हुआ बिहार में। दुर्भाग्य से उसमें बोध गया तो जुड़ना ही था, काहे कि बौद्ध का को वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया के साथ राजगीर, नालंदा, जहानाबाद, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ये सारे, वैशाली, ये सारे जुड़े। लेकिन जानबूझ के या चूंकि कोई कहने वाला नहीं था या कोई बताने वाला नहीं था, विक्रमशिला को छोड़ दिया गया। विक्रमशिला के चलते बुद्धिस्ट सर्किट में नहीं आया। और वो पहला सौतेलापन था जो आपने कहा कि घोषणाएं होती हैं, लेकिन वो जब
जमीन पर काम करने की बात होती है तो वो छोड़ा गया। और वो पहला सौतेला व्यवहार था जिसके चलते वो जगह जो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने से रह गया और उस जगह को वो महत्ता नहीं मिली जो उसका ड्यू था, जो उसको महत्ता मिलनी चाहिए थी। फिर लोग, आप बड़ी सही बात कह रहे हैं कि जब बुद्धिस्ट सर्किट का निर्माण था उसमें जब ये नहीं, मतलब जाहिर सी बात है कि बाकी लोगों को तो जो देखिए जो बना रहे थे, लेकिन इसमें गलती हमारे जनप्रतिनिधियों का भी है, जो नेता है उनको कम से कम ध्यान देके इस जगह को शामिल करवाना चाहिए था बुद्धिस्ट सर्किट में, लेकिन नहीं हो पाया, जो कि हमारे एक सबसे बड़ा सेटबैक हम कह सकते हैं कि वहीं से शुरुआत हुई कि हमारा क्षेत्र और जो है जो एक उम्मीद जगी थी आगे बढ़ने की। और सबसे पर्यटन के क्षेत्र में पिछड़ना वहीं से आरंभ हुआ। हमारा पर्यटन के क्षेत्र में जो हम पिछड़े वो वहां से पिछड़ना आरंभ हुआ। और दूसरी बहुत मजेदार बात है कि बुद्धिज्म का आप हीनयान, महायान और वज्रयान, तीसरा जो 3 सेक्ट उसमें है, जितने भी सेंटर आप देख रहे हैं अप टू नालंदा से लेके आगे तक, वो सारे के सारे महायान के थे। उदंतपुर भी महायान का था, लखीसराय भी महायान का सेंटर था जो बिहार था, लेकिन यही एकमात्र सेंटर था जो वज्रयान का था। एकमात्र यही सेंटर था जहां जिसने की जो कि इंस्ट्रूमेंटल था पूरे दक्षिण पूर्व से लेके जापान तक में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी इसको छोड़ा गया, जबकि पैसा सबसे ज्यादा वही मुल्क लगा रहे थे बुद्धिस्ट सर्किट में। ये दूसरा मजेदार हास्यास्पद बात है। और ये हमारे जनप्रतिनिधियों के, या तो आप कहिए कि उनकी जो मूर्ता है या जो स्थानीय लोग हैं उनकी मूर्ता है, जिसके चलते ये नहीं जुटा और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, न मीडिया वाले ने ध्यान दिया, न स्थानीय जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया, न कोई जानता कह लीजिए, उनको पता भी नहीं होगा ये सब चीजें। हाँ, हो सकता है, अनभिज्ञता ही आप कहें। हाँ, बिल्कुल पता भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी चीजें बताइए। जो विक्रमशिला आप जैसा बता रहे हैं कि 4 यूनिवर्सिटीज को, जो उस समय के 4 जाने माने यूनिवर्सिटीज थे, उसको कंट्रोल करता था। अगले एक शताब्दी तक चलाता रहा, बताइए। और वो जो है आज एक उम्मीद भरी नजर से देख रहा है कि कोई आएगा हमारा उद्धार कर देगा, एक अहिल्या की तरह सोच रहा है कोई राम आएंगे और हमें उद्धार करेगा। नालंदा बन गया, नालंदा जिसको विक्रमशिला कंट्रोल करती थी, आज वो नालंदा यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गया। बताइए, बन के तैयार हो गया। दूसरा सबसे शर्मनाक इसकी बात क्या है कि 66-67 में उसका उत्खनन आरंभ हुआ था। मैं छोटा बच्चा था, लेकिन चूंकि मेरे पिता इतिहास के शिक्षक थे तो मैं उस चीज को देख पा रहा था। उस समय जो उत्खनन हुए हैं 70 उत्तर तक, उसके बाद कभी वहां पर एक कुदाल ना चलाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उस समय बीपी सिन्हा, डॉक्टर राधाकृष्ण चौधरी, इस तरह के लोग थे प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के, जिन लोगों के सत्प्रयासों से ये आरंभ हुआ था, वो नहीं हुआ। आज भी बहुत एक बड़े क्षेत्र में उसका जो महत्वपूर्ण उसका जो क्षेत्र है वो जमीन के नीचे दबा हुआ है, जिसको कि उत्खनित नहीं किया जा सका है। ये दूसरा शर्मनाक पहलू है। चाहे वो फंड का अभाव हो या उसमें किसी की, फिर आपको मैंने कहा कि इसमें किसी का कोई आदमी इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ना जनप्रतिनिधि और ना ही आपका स्थानीय पीए। अब आप आइए आधुनिक इस पर, जबकि उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हुई, केंद्रीय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हुई, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा था, शायद 2015 का हम समझते हैं मार्च या रहा होगा वो। पहली बार उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आरंभ हो, और 500 करोड़ रुपया की बात उन्होंने की, जो कि उसी पैकेज से था। उन्होंने जो बिहार को एयरपोर्ट की भी बात की थी, एयर सर्विस की भी बात की थी। जी, वो एयर सर्विस पर आ जाते हैं। पहले मैं एक को समाप्त कर लूं, बड़ा मजेदार आपने विषय को छेड़ दिया है। तो वहां पर जो 500 करोड़ रुपया और 500 बीघे जमीन की बात हुई कि 500 एकड़ जमीन जो है उसको आप अधिग्रहित कीजिए और उसके लिए 500 करोड़ रुपया का उन्होंने व्यवस्था, उन्होंने वो मंच से डिक्लेयर किया कि ये बिहार सरकार को दी जा रही है, बिहार सरकार की ये जिम्मेदारी है। तो पहला जो उसमें खोजा गया, उसको परशुराम चक मौजा 1 कहलाता है, उस जगह उसको खोजा गया। जब वो बिहार सरकार ने उसका प्रपोजल भेजा केंद्रीय शिक्षा विभाग को, तो जब वहां से भौतिक सत्यापन के लिए टीम आई तो पता चला कि वो बाढ़ग्रस्त है, वो कट गया। दूसरा एक और जो एक डुमरी चक या कुछ इस तरह का कोई था, जो दूसरा मौजा खोजा गया, तो उस पर ASI वालों का हो गया आपत्ति कि ये जो है ये चलेगा नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि ये क्षेत्र जो है इसमें उत्खनन होना है, तो इसमें नहीं कर सकते हैं। मिट्टी के टीले आज भी आप पा सकते हैं, बहुत तो बर्बाद कर दिए गए हैं। वो जगह भी अब चिन्हित करने में दिक्कत होगी, उसके नीचे उसके अंडर फ्लो है, वो खेती हो रही है।
लेकिन उस पर आपत्ति हुई एएसआई की और वो खत्म हो गया। तीसरा अभी जो है वो मलकपुर और कुतुबपुर का इलाका है, और इसमें भी मजेदार बात क्या है, बिहार सरकार ने कहा कि नहीं 500 एकड़ नहीं, हम 200 एकड़ दे सकते हैं। तो बाद में वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने कहा चलो भाई 200 एकड़ ही दे दो, हम इसी में कोशिश करेंगे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के हम पूरा कर लें। तो वो भी नहीं हुआ। फिर इसमें कोशिश की गई कि नहीं चलो 1400 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है चिन्हित की गई थी बियाडा के लिए, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए चिन्हित की, वो अधिग्रहित जमीन है, उसमें से 200 एकड़ दे दी जाए। वो बेहतर प्रपोजल था, वो खराब नहीं था, इसलिए कि आज तक वहां एक इंडस्ट्री नहीं खड़ी हुई है, एक सेंट नहीं पड़ा है, वो जमीन भी बेकार पड़ा हुआ है, वो फिर वापस जोत रहे हैं जिनको आपने मुआवजा दे दिया है या जिसकी जमीन अधिग्रहित हो गई, चिन्हित हो गई, अधिसूचित हो गई, वो जमीन से आराम से दिया जा सकता था। मैं फिर कह रहा हूं कि ये टाल मटोल वाली ही बात है। काहे कि जिस इलाके में अभी चिन्हित की गई है इसका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, यदि होगा तो मेरा विश्वास है कि इसमें भी फिर समस्या खड़ी होगी। समस्या इसलिए खड़ी हो गई कि वो इलाका सघन बागवानी का है, आम के बगीचे में हजारों हजार पेड़ हैं घारे भरे। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, बड़े पत्रकार हैं, आप इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि एक हरा पेड़ काटना कितना मुश्किल चीज है, उसमें हजारों पेड़ काटना। हाँ, उसमें वो तुरंत पर्यावरण मंत्रालय जो कूद जाएगा, पर्यावरण मंत्रालय की उसको स्वीकृति चाहिए, जो बहुत मुश्किल है। एनओसी वो चाहिए, तो वो एक देखिए कि जानबूझ के क्या बदमाशी किया जाता है। एक वो है, दूसरा है कि उसके बीच में 2-3 आदिवासियों के गांव हैं, उनको भी स्थापित करना पड़ेगा। तो आज तो ठीक है, चलिए आप कर रहे हैं, लेकिन जब ये मामला सरजमीन पर आएगा तो इसमें क्या समस्याएं आएगी, आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। तो जो भी ये कर रहे हैं, तो एक तो 2025 में चुनाव है, अब 2024 में आपने डिक्लेयर कर दिया, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी सैद्धांतिक रूप से दे दी। अरे भाई सैद्धांतिक रूप से दे दी, उसके बाद लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, वित्त विभाग आएगा, वित्त विभाग फिजिबिलिटी के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखेगा, फिर सत्यापित होगा। तो ये लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया है, फिर वो अधिग्रहित होगा, मुआवजा दिया जाएगा, दिस दैट। आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी, इसमें कम से कम 2-3 साल का वक्त लगेगा। तो और तब तक चुनाव होगा, आप हार जाएं जीत जाएं, फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो आप जानबूझ के ऐसा करते हैं, आप जानबूझ के ऐसा करते हैं। आपके पास 1400 एकड़ से ज्यादा जमीन है, 1450 एकड़ जमीन है, आराम से आप 200 एकड़ आप उसमें एक्सेप्ट किए थे, 200 एकड़ आप थमा दीजिए और खुल जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसमें कोई कहीं समस्या नहीं होगी। आप चाहें तो उसी में से कुछ जमीन 400 एकड़ और हवाई अड्डे के लिए भी दे दें। एक ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो जो होगा, बने औद्योगिक विकास जो नहीं हो रहा है, हो सकता है उसके बाद वो शुरू हो जाए, उस जगह एयरपोर्ट हो जाए, तो औद्योगिक जो विकास है उसमें भी एक गति आ जाएगी। हाँ, जब आज तक उसमें एक सेट नहीं पड़ा है, तो आने वाले दिन में उसमें जब 2 यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट वहां पर आ जाता है, तो यदि आप 800 एकड़ में ही या 500 एकड़ में ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लेते हैं तो वो कोई बुरा प्रपोजल नहीं है। भागलपुर में तो उतना बड़ा है भी नहीं आपके पास। अब आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का पेज समझ लिए होंगे कि सरकार क्या चाह रही है, इसमें मुझे आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम ये बिल्कुल समझ रहे हैं, और हम इसको सर क्रमवार ढंग से, चूंकि आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगी, तो हम नहीं चाहते कि एक में ही इसको घोल पौच कर दे, हम इसको क्रमवार ढंग से ले चलेंगे। आज हम रखते हैं इसको विक्रमशिला पर ही। विक्रमशिला पर आपने जिस तरह से बताया, आपका इशारा साफ था कि अगर और कि जो है शायद ये हो सकता है कि जो आगे आने वाली परेशानियां जब हम जमीन पर उतारेंगे, जब इस योजना को, हो सकता है ट्राइबल लैंड हो जाएगा, जब फिजिकल सर्वे होगा उस जमीन का, वो शायद नॉट फाउंड सुटेबल हो जाए, तो इस तरह की समस्याएं आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल शक क्यों होता है, क्योंकि जब घोषणा इसकी 2015 में हुई थी, तो अब अचानक से अब क्यों? तो क्या इसका भी हाल एयरपोर्ट की तरह, एयर सर्विस की तरह हो जाएगा? तो जब हम लोग एयरपोर्ट पे बात करेंगे तो इसका जो पेच है वो समझ में आ जाएगा। जो सरकार का पेच है वो एयरपोर्ट पे बात करने के साथ ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ इन लोगों की मंशा अच्छी है या सही है, वो तुरंत समझ में बात आ जाएगी। आपने जो एयरपोर्ट पर जो आपने चिन्हित की जमीन, अभी वो बहुत, तो हम अपने पत्रकार बंधुओं के हम पर भी हमको हंसी आती है, वो बकायदा उसका नक्शा वक्शा बना के उन्होंने छाप दिया। जो गौराडी में जिस जमीन की बात हो रही है, जहाँ की 450 एकड़ जमीन लेने की बात है, वहां 650 एकड़ जमीन श्री गौशाला भागलपुर का था। श्री गौशाला भागलपुर एक बड़ी संस्था यहाँ की है, उसकी वो जमीन थी। जो जमीन की
4 दशक से भी ज्यादा से 5 दशक से कम वो जमीन जो है किसी के दूसरे के दखल कवच में रहा। जो काश्तकार थे वो उस पर चढ़ गए, जो होता है। अब स्थिति ये बनी कि जब लैंड सीलिंग एक्ट आया तो पता नहीं वो लैंड सीलिंग में भी जमीन चली गई, उस पर केस हो गया। तो लैंड उसके तहत क्या हुआ कि कुछ जमीन जो है उस पर पर्चा भी बांट दिया गया। जो भूधारियों को, मैंने कुछ ऐसे भूधारी जो भूमिहीन थे उनको आपने पर्चा भी बांट उसी 600-650 एकड़ में जिस पर अभी बात कर रहे हैं। अब जो है उसके बाद सीलिंग का केस भी लग गया। वो केस अभी भी हाईकोर्ट में है, आज भी वो केस हाईकोर्ट में है और श्री गौशाला पार्टी होगी, सरकार भी पार्टी होगी। अब आप देखिए कि उस जमीन का अधिग्रहण करेगा तो उसका मालिक कौन है, अभी तो यही तय नहीं हुआ है। आपने लैंड सीलिंग में लगा दिया, आपने पर्चा बांट दिया और सीलिंग का केस हाईकोर्ट में भी लगा हुआ है। अनलेस और अनटिल वो केस खत्म हो जाए, डिसाइड होगा। हाँ, पहले उस केस का डिस्पोजल होना होगा, या तो डिस्पोजल आप करा दें। हाँ, पहले ये तो तय हो जाए कि जमीन है किसकी, किसको अधिग्रहण, उस जमीन का ऑनर कौन है जी, ओनर कौन है। दूसरी बात है कि उसमें जो है ढेर सारे, या कोई भी आदमी कोर्ट चला गया, मान लीजिए जो अभी अंडर फ्लो है, सिकमी में जा सकता है कि हम इसको जोत रहे थे बहुत जमाने में, बहुत तरह की बात हो सकती है, अभी बहुत तरह की बात, जो रैयत है वो भी जा सकता है। तो एक केस काफी है, उसको मामले को ठंडे बस्ते में डाल देने के लिए सिविल सूट जो है, पता चलेगा कि अगला माने मेरा आने वाला 5 जनरेशन चला जाएगा, वो हवाई अड्डा देख नहीं पाएगा उस जमीन पर। तो ये सर एक चीज और, ये जो जमीन वाली बात है, ये तो जब ये बीच में मतलब हवा छूटता है कि हवाई जहाज उड़ेगा, ये जमीन तो वही जमीन है ना जब शाहनवाज जी भी सांसद थे तब उन्होंने कहा कि गौड़ाडीह में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, लोग बड़ा। हाँ, अब आप आ गए। वो ग्रीनफील्ड उसी समय से ग्रीनफील्ड है, और वो इट इज ऑलरेडी ए ग्रीनफील्ड नहीं, वो फ्लड प्लेन है। दूसरी बात और है कि ज्योग्राफिकली जितनी नदियां दक्षिण बिहार से आती हैं वो चानन में मिलती है, और चानन का जो उसको आवाज क्षेत्र आप कहिए गंगा में मिलता है, वो पूरा का पूरा फ्लड प्लेन है, चौर जिसको आप कहते हैं, वो पानी में डूब जाता है। बताइए। तो ठीक है, बारिश कम हुई तो नहीं आएगा, बढ़िया से मानसून हो जाए तो पानी में 3 महीना ऐसे डूबा रहेगा। तो आप भाई क्यों, कैसे इसकी प्लानिंग करते हो, कैसे सोचते हो इस पर? अपना जान छुड़ाने के लिए चलो कुछ झुनझुना एक थमा दिए, बजाते रहो। सोचे तब तो सर, सोचा ही नहीं ना, उनको तो पता था कि लोकसभा चुनाव है। उसके बताइए, मुझे तो हंसी आई लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे भागलपुर में, मतलब कि एकदम, क्योंकि अब तो यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा, आप सीधे दिल्ली मतलब 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटे में। मुझे तो हंसी आई। सबसे पहले आश्चर्यजनक बात ये थी कि भागलपुर के किसी आदमी ने कोई मांग ही नहीं की अभी कि हवाई सर्विस चालू हो। डीएम साहब आए और खुद ही उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई हम यहाँ से हवाई जहाज चलाएंगे, उड़ाएंगे। गजब। उसके बाद वो गए, घूमे, फोटो खिंचाए, चुनाव हुआ, खत्म हो गया। और जो आप बताइए वो जमीन खोजा जो कि इतने सालों से खोजा हुआ है। और इतनी सबसे बड़ी, प्रोफेसर साहब इस चर्चा खत्म करने से पहले हम चूंकि इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे अगले कड़ी में, इतना आसान है तो डीआरएम ऑफिस जिसके लिए इतना, वो जमीन क्यों नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को? कौन सा जमीन? डीआरएम ऑफिस के लिए, जिसके कारण कि डीआरएम ऑफिस यहां से चला गया, ये जमीन, वही कह रहा हूँ कि ये हमको लगता है भागलपुर के लोग भी थोड़ा ये हैं कि उनको मजा आता है। आपको मैंने पहले ही 2 बात बताई कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है और राजनीतिक मजबूती भी बहुत आवश्यक है। आप एक मैं उदाहरण देता हूं मालदा का। गनी चौधरी जी वहां के सांसद और मंत्री हुआ करते थे, बड़े कद्दावर मंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में। हाँ, वही थे यहाँ से जी, भागलपुर से। और मालदा में कुछ नहीं था, मालदा में कुछ नहीं था, विश्वास करें, आम का बगीचा, छोटा सा जगह, लोग मालदा कभी जाते भी नहीं थे, बाजार के लिए भी वहां के लोग कहीं और जाते हो। उस एक व्यक्ति की जिजीविका ने, इच्छा शक्ति ने वहां पर एक उस शहर को बना दिया। आज वो शहर बहुत बड़ा शहर है, मालदा बहुत बड़ा शहर, मालदा बड़ा शहर है। वहां पर डीआरएम ऑफिस आपका पूरा चला गया, हर चीज चला गया। जबकि उस समय भी मान लीजिए भागलपुर नहीं होता तो साहेबगंज होना चाहिए था, का एक पुराना लोको था। भागलपुर इसलिए अधिकार बनता था कि सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला ये इलाका था। लेकिन आज की तारीख में भी यही है। आज ने, उस समय भी, जिस समय की मालदा बना उस समय भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू भागलपुर दे रहा था। दूसरा कि एक पुराना शहर था यहाँ पर कि जिसका कि अपना व्यापार था, अपना व्यापार बड़ा, बहुत कम शहरों को यह नसीब होता है। यदि सिल्क का व्यापार है तो भागलपुर का वो एनिशिएंट व्यापार है, आज से नहीं हजारों साल से यह सिल्क का केंद्र रहा है। तो अपना व्यापार, अपने स्किल्ड कारीगर, अच्छा बाजार,
अच्छा बाजार का क्षेत्र, उसके बाद भी आपने ले लिया, क्यों? इसलिए कि हमारे लोग कमजोर थे। ये स्वीकार करना पड़ेगा। और मैंने पहले ही कहा कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये मामला चल रहा है। एक बार हम पराजित क्या हुए, आज तक पराजित होते चले जा रहे हैं। तो आज भी हम पराजित हैं, आज भी हम पराजित हैं। अच्छा, यहाँ के लोग इतने भोले हैं कि वो स्मार्ट सिटी का बदहाली देख रहे हैं कि कुछ भी स्मार्ट नहीं हुआ, स्मार्ट लूट को छोड़ के, और उसके बाद भी वो उनको दिखा दिया जाए कि नहीं, जैसे बचपन में ठगा जाता था, देखो चंदा मामा आएगा और सोना के थाली में तुम्हारे लिए दूध और भात लाएगा, तो आज भी उसी दूध भात के आशा में बैठा हुआ है सर। और सांसद और पूर्व सांसद लोग सब लोग लड़ाई में जुट जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए कि हमने करवाया। अरे भाई, हुआ क्या जो आप करवाए? उसका अखबारों में ऐड छपते हैं, धन्यवाद, आभार मेट्रो के लिए। होता क्या है कि कुछ लोग, कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आती है, कुछ समाज सेवी भी आगे आते हैं। मैं उनके ईमानदारी को नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, वो आते हैं, बैठते हैं, वो ईमानदारी से आते हैं। बाद में उनको क्या होता है कि जैसे देखते हैं थोड़ा जोर पकड़ रहा है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर है वो कूद जाते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कूदते हैं, आराम से उसको हाईजैक करते हैं, झुनझुना थमाते हैं और निकल लेते हैं। अब अगला, आपको मैंने इतनी बात जो बताई कि 2025 एक चुनाव तो निबट गया, तो अब अगला चुनाव 2025 में है, वो निबट जाएगा। अगला जब चुनाव लोकसभा या फिर विधानसभा का होगा तो फिर ये मामला जोर पकड़ेगा, ये मेरा अपना विश्वास है। नहीं, आपका नहीं, ये जो हर कोई एक सतर्क और एक सोचने वाला इंसान एक शहर का, उसका यही विचार होगा, उसको शक है। हम लोगों को तो बिल्कुल यही लग रहा है और हमारी कोशिश भी यही है कि हम इस पर बिना राजनीति हुए, बिना किसी पार्टी का पक्ष ले, बिना किसी नेता, एक आम शहर के रहवासी की तरह सोचें और उस पर चर्चा करें, और जरूरत हो सके थोड़ा तो लोगों में एक जागरूकता फैलाने का काम करें कि आप नेताओं की बातों में बहके नहीं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आप सोचें, और आज तक आपने पाया क्या है इस पर भी चिंता करें। जैसा कि सुनील जी ने, प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपके यहाँ गंगा पुल और एनटीपीसी कहलगांव, एनटीपीसी और गंगा पुल लेटेस्ट था 2000 में। उसके बाद से आपके यहाँ कुछ भी ऐसा नया नहीं हुआ है जिस पर कि आप कह सकें कि हमारे भागलपुर में ये आया है। कुछ है। सांसद विधायक बदल गए, सांसद बाहर से आके यहाँ रह गए, अपनी किस्मत बन गई सबकी, सबके अच्छे ठीक ठाक सबका जीवन चलने लगा, लेकिन सबके अच्छे दिन आ गए। लेकिन भागलपुर का दिन अच्छा नहीं आया और हम ये चर्चा करने को मजबूर हैं। हम सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहे हैं, हम फिर कह दे रहे हैं, हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं, किसी नेता से मतलब नहीं, हम एक शहर के लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो जाहिर हम शहर के बारे में सोचेंगे। इसलिए हमने सुनील सर को कहा कि सर आप समय निकालिए और हम भागलपुर के मुद्दों पर, मतलब उस पूरे अंग जो कभी इतना प्रसिद्ध था, इतना समृद्ध था, आज वो किस तरह से मोहताज है कि कोई आएगा नेता, कोई हमें कुछ दे जाएगा तो हमारा कुछ होगा। तो इस पर हमारी कोशिश रहेगी कि शहर के उस क्षेत्र के मुद्दों पर, सुनील सर ने भी सहमति जता दी है, तो हम लोग चर्चा करेंगे इस पर क्रमवार ढंग से। आज था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के मसले पर कि आखिर क्या वो सही हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, या जिस तरह से एयरपोर्ट लोकसभा चुनाव के पहले एक पासा फेंका गया था, उसी तरह कहीं ये 2025 के लिए तो नहीं है। तो अगली कड़ी में हम बात करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट और चर्चा नहीं हो पाई, सुनील जी के पास लग रहा था कि बहुत कुछ है बताने के लिए, हमने उनको रोका। तो एयरपोर्ट और मेट्रो, इस दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्टेट कैबिनेट ने किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स, बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और हो सके तो आप चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हम और आपके लिए गुणवत्तापूर्ण कंटेंट का निर्माण करने में आपकी तरफ से हमारी मदद हो सके। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम बहुत धन्यवाद आपको भी, चलिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।